वेलकम बैक गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस धमाकेदार सीरीज में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए निकाला है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी डिफरेंशिएट करना है आपने कोवेलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, जबकि जो आयोनिक बॉन्ड्स हैं वो कब बनते हैं, जब आप क्या करते हैं, आयरन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से ही बनते हैं। तो आपने इनके अंदर डिफरेंस बताने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है आयोनिक बॉन्ड जो बनते हैं ये बनते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि बाय दीज आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो है आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं अभी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपके आयंस फॉर्म हुए हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जब आपके इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं तो उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए हैं, जिनको आप कैटायन और एनायन कहते हैं। तो वो एनायन कैटायन जो है वो क्या करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो क्या आप बोल सकते हैं, आप थर्ड पॉइंट कह सकते हैं कि दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई एमपी एंड बीपी। ओके, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो आपके आयंस बनते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहती है इन कंपैरिजन टू बीस, क्योंकि यहाँ पर कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो हाई एमपी एंड बीपी है, और यहाँ पर जो है हाई एमपी एंड बीपी की मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली लो है। तो लो एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर्थ की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ में आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये जो है आपके ज्यादातर क्या होते हैं, जनरली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप ये जनरली क्या मिलते हैं आपको, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पर क्या आप बोल सकते हैं, फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, ये जनरली आपको जो है मतलब सारी स्टेट्स में मिल जाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, लिक्विड भी है, गैसेस भी हैं, फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स। ये एक पॉइंट आप स्टेट कर सकते हैं। और फाइनल वो तो आपका सदाबहार है ही, वो तो सब जगह चलता है। क्या एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर दे देने हैं। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड के जो आपको पता है कार्बन बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मिथेन होगा, CH4। ओके, और क्या आप बोल सकते हैं इसके अंदर, और आप बोल सकते हैं H2 मान लीजिए, है ना। H2 जो है हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है खुद के साथ में, तो वो भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। जबकि यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है, MgCl2 है, ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो एग्जांपल्स के साथ आपने 5 पॉइंट पूरे कर लिए, तो आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। अगर 5 पॉइंट आप लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वो काफी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है, किसका, मीथेन का। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको पता है मीथेन का जो सबसे पहले तो आप क्या लिख लीजिए, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, जो कि है आपका CH4, यानी एक कार्बन चार हाइड्रोजन। तो चलिए एक कार्बन लिख लेता हूं मैं, और चार हाइड्रोजन लिख लेता हूं। ठीक है, एक हाइड्रोजन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, एटलीस्ट बोर्ड का कुछ तो फायदा हो। तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, और ये आपके हाइड्रोजन, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं चलिए डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो एक डॉट ये, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, सॉरी यहाँ की बजाय इसको यहाँ बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हुए। आपको पता है कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करा है। जबकि कार्बन की मैं बात करूं तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मान लीजिए हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो चार क्रॉस में ही लगा दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी बॉन्डिंग पूरी करता है जो आपका कार्बन है, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके। सिमिलरली चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे कार्बन के साथ। तो इनके तो अपने क्या हो गए, ऑक्टेट पूरे हो गए। ऑक्टेट तो नहीं बोल सकते आप, बट हाँ, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट शेल है, शेल के जो है आपका, उसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इनके पास एक था और एक अभी आ गया, तो इनका पूरा हो गया ये।
इसके बाद कार्बन की बात करो तो कार्बन के पास 4 ऑलरेडी थे और 4 की ये शेयरिंग हो गई इसकी हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो है आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका किसका, मीथेन का। इसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। थर्ड है, थर्ड की बात कर लेते हैं। इसमें आपने क्या करने हैं, रीजन बताने हैं। तो रीजन बताने हैं यानी बहाने बताने हैं आपने। तो आई थिंक इसमें तो आप काम में पहले से बहुत अच्छे हैं, बहाने बनाना तो कोई अगर स्टूडेंट से सीखे, स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे बहाने बनाते हैं, तो आई थिंक आप इसके रीजन जो है आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसका पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो जस्ट अभी आपको बताया कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, इसका रीजन क्या है। रीजन बीइंग के कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यू टू विच इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी, अगर ऑक्टेट पूरा करना है तब भी, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब चाहे तो वो ट्रांसफर कर दे उनको, या तो फिर क्या कर ले, गेन कर ले। तो गेन करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए दोनों ही केसेस में उसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, और उसके लिए एक काफी ज्यादा अमाउंट चाहिए होगी आपको एनर्जी की, ज्यादा अमाउंट एनर्जी की चाहिए होगी, साथ साथ एटम के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है उस पर तो चार्ज मेंटेन है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर से आ रहे हैं, और अगर 4 बाहर जा रहे हैं तो काफी घट जाएंगे, तो उसका बैलेंस भी घट जाएगा, जो आपको उसका बैलेंस है वो भी घट जाएगा, तो उसको बचाए रखने के लिए क्या करता है, फॉर्म करता है कोवेलेंट कंपाउंड। तो ड्यू टू विच इट नीड्स फोर इट नीड्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आप बोलेंगे। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स विच नीड्स हाई एनर्जी, उसको क्या चाहिए, काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस एनर्जी को ज्यादा रिक्वायरमेंट को ना वो करते हुए इसको इस वे के थ्रू जाने के लिए वो क्या करता है, रेदर देन गोइंग दिस वे वो क्या करता है, फॉर्म्स करता है कोवेलेंट कंपाउंड। तो सो इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। कोवेलेंट लिख लेते हैं आप, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये हुआ आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट इसका। पार्ट सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्योंकि अभी आपने बताया कि भाई जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके तो मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं इन कंपैरिजन टू आयनिक, जो आपके आयनिक बॉन्ड्स हैं उनके, या आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो फिर डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि डायमंड जो है क्या बनाता है, एक जो स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड, इसमें हर कार्बन जो है 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जिससे एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आप उसको बोलते हैं, जो एक कार्बन है वो 4 कार्बन से ऐसे करके जुड़ा हुआ होगा हर कार्बन। सिमिलरली ये कार्बन भी इसी तरह से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, हर कार्बन जो है 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ड्यू टू विच एक रिजिड 3G स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, और वो एक अच्छा कंडक्ट वो जो है क्या करेगा, उन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या करता है, आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, जो आपका क्या नाम है, डायमंड है, क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है इसी रीजन की वजह से। तो आप क्या बोलेंगे कि ईच कार्बन इन डायमंड is bonded to 4 other carbons, bonded to 4 other carbons, which forms a rigid 3D structure, which forms a rigid 3D structure। तो ये रीजन है। ठीक है, एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसके बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और इसको ज्यादा हीट की नीड पड़ती है क्या करने के लिए, ज्यादा हीट की नीड पड़ती है इसको उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो ये तो हुए आपके जो है शुरू के 2 पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं।
अब इसको क्या करेंगे, हम पार्ट नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट नंबर थर्ड क्या कहता है, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो है, सर आपने बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है, हर कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका फ्री। तो इसी तरह से हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और वो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो आपने इसके अंदर लिखना है, ईच कार्बन is bonded with 3 other carbons, due to which one electron is free per carbon। ठीक है, पर कार्बन आप लिख लेना कि हर कार्बन पर क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वही क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, चार्ज कैरियर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लास्ट पार्ट, कोवेलेंट कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वहां पर आयंस का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो ना वहां कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, ना वहां जो है आपके वो, ना तो आपके वहां एनायंस बनते हैं, ना वहां कैटायंस बनते हैं। तो दोनों ही नहीं बनते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती है। सो लिख देना, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स formation of ions don't take place। और क्यों नहीं होता है, आयंस बनते क्यों नहीं है, डोंट टेक प्लेस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आप लिख देना, सो दीज का जो कार्बन आपके कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, दीज कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी फोर्थ की तरफ चल देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये आपने बताना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, और मैं आपकी हेल्प के लिए लिख दे रहा हूं हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स। आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ कौन से होते हैं, एल्केन्स। तो ये क्वेश्चन में नहीं लिखे मिलेगा, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है, इसके बाद मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूँ, C3H8, then comes our C6H12, then C4H6, okay, C4H10, C4H10, then C5H12 and C2H2। These are the compounds that are given। तो आपने इनको देख के बताना है जल्दी से कि कौन सा इनमें से क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सुनते ही आपको एल्केन याद आया होगा, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मेंशन कर भी दिया है। वैसे एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अब से ध्यान रख लीजिए। ठीक है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो जो इस फॉर्मूला को मेरे को फॉलो करता हुआ मिलेगा वो एल्केन होगा, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसके अलावा नहीं होंगे। जल्दी से देखते हैं, 3 2 जा 6, ये 3 है, तो 3 2 जा 6 + 2 8। तो ये क्या है, आपके एल्केन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसके बाद इसको देखते हैं, तो 6 2 जा 12 + 2 14 होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये क्या है, आपका एल्कीन ग्रुप से है। इसके बाद इसको देखते हैं, तो सी, ये आपका 4 2 जा 8 + 2 10 होना चाहिए, ये भी नहीं है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको देखते हैं, 4 2 जा 8 + 2 10 है, तो ये वाला फॉलो कर रहा है एल्केन की जनरल प्रॉपर्टी को। इसके बाद 5 2 जा 10 + 2 12 है, ये भी फॉलो कर रहा है। C2H2 है, तो 2 2 जा 4 + 2 आपका 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन कौन से कंपाउंड है आपके, 1 2 और ये 3 है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखते हैं क्या है आपके, गिव
all the structural isomers of pentane। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपने रेडी करके जाने। अगर कभी भी अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तो पेंटेन या हेक्सेन, इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके बाद पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूं अभी। पेंटेन आपने देख के ध्यान कर लेना है। जो अभी एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताया ना, CnH2n+2, तो ये 5 है, तो C5, और उसके बाद H कितना होगा, 5 2 10 + 2 12, तो ये आपका ये पेंटेन हुआ। ठीक है, पेंटेन के अब इसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखिए, अगर एक तो सिंपल बनाता हूं नॉर्मल, जिसको आप एन पेंटेन बोलते हैं, तो इसको यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5, और इन पे लगा दिया आपने हाइड्रोजन्स, और बहुत सारे हाइड्रोजन्स। ठीक है, इन पर लगा दिए बहुत सारे हाइड्रोजन्स, ताकि इनकी वैलेंसी हो जाए फुलफिल, सेटिस्फाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये वो आपका नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन जिसको आप बोलते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बना, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये भी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है 1 2 3 4, ये 4 और एक वाली ये ब्रांच बन जाए यहाँ पर। ठीक है, अगर ये ब्रांच यहाँ पर बन जाएगी तो मैं यहाँ से या तो इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, तो मेन चेंज मेरी ये तो या तो ये वाली रहेगी या तो ये वाली रहेगी, एक को मेरे को ब्रांच बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, जल्दी से हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो यहाँ कार्बन है, इस पर एक बॉन्ड है, तो 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन और आएंगे। इसका एक बॉन्ड है, तो इसके भी 3 हाइड्रोजन और आएंगे। इसके 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे। इसके 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन। इसका एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, गिन लीजिए, कार्बन तो 5 है ही, हाइड्रोजन भी इक्वल ही होंगे। 3 3 6 4 10 2 12 2 14 होने चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10 और 2 12। यहाँ पर कितने थे हमारे, 3 3 6 2 8 2 10 2 12, 12 ही थे यार, दोनों जगह 12 ही है। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, 5 हैं, और हाइड्रोजन 12 है। इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर बनता है, एक पॉसिबल और स्ट्रक्चर है, एक ये वाला। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, इसको बोलते हैं आप नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, CH3 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 और CH3, ये फुलफिल कर दिया आपने इसकी वैलेंसी जो कि रिक्वायर्ड थी। तो ये तीन ये बनते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर, पहला, दूसरा और तीसरा, नंबर थर्ड। इसका ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले पे यही वाला होगा, पहले पे कोई सा भी हो सकता है, दूसरे पे कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कैसे बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर चल देते हैं जल्दी से। ये जल्दी से देखते हैं नेमिंग इसकी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपने ग्रुप पहचानना है। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करना है, आपने ग्रुप पहचानना है। तो ये CHO जो ग्रुप है, ये CHO जो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड, राइटिंग थोड़ी गंदी है यार। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड में सफिक्स लगता है Al। उसके बाद गिनने कार्बन, 1 2 दो के लिए, 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हैं, इथ लगाते हैं, ETH, इथ लगाते हैं। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप से नहीं होता तो आप इसे लिखते इथेन। क्या लिखते, इथेन। अब आपने बस क्या करना है, इस E को मिटाकर और ग्रुप का सफिक्स Al लगा देना है, तो ये जो है आपका कंपाउंड इथेनॉल है। इसके बाद नेक्स्ट वन, कार्बन गिनते हैं, 1 2 3, 3 के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं आप इसको। लेकिन ग्रुप कौन सा है, OH, एल को, जो ये जो है एल्कोहलिक, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है ना, ये नहीं, OH ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। एल्कोहल का जो है सफिक्स क्या लगता है, ओल। ओएल जो है ये आपका ग्रुप सफिक्स है। तो आप अगर इसको नॉर्मली आप लिखते प्रोपेन, आपने क्या करना है, इस ई को मिटाकर और यहाँ ओएल लिख देना है, तो ये प्रोपेनॉल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद ये ग्रुप आपने देखना है, ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। ग्रुप सफिक्स है ONE। अगर ये ग्रुप नहीं होता, अगर ये कीटोन नहीं होता, तो आप इसको क्या लिखते, 1 2 और 2, 4 कार्बन है इसके अंदर टोटल, तो क्या लिखते, ब्यूटेन लिखते आप इसको, ब्यूटेन, ये लिखते ना, ब्यूटेन। तो आपने ये मिटाकर और ग्रुप का सफिक्स जो है ONE लिख देना है, ये बन गया आपका कंपाउंड ब्यूटेनोन। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये जो ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग में आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, तो नंबरिंग कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, नंबरिंग का मेथड क्या है करने का, है ना। देखो, ये जो मेरा ये वाला कार्बन है, कितने पे आ रहा है, 4 पर, और ये वाला 5 पर। 4 + 5 कितना हुआ, 9। ठीक है, 4 + 5 कितना हुआ, 9। और अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये कार्बन कितने पे आ रहा है, ये वाली ब्रांच कितने पे आ रही है, 3 पर, प्लस
ये वाली कितने पर आ रही है, 4 पर, तो 4 3 7, तो इनमें से छोटा कौन सा है, ये वाला। तो आपने क्या करना है, ऐसी नंबरिंग करनी है कि उसको जो है, जो ब्रांचेज है उनको छोटे से छोटा नंबर मिले। तो छोटा नंबर कहां पर मिल रहा है, इस वाली नंबरिंग में, यानी कि मेरी जो वैलिड नंबरिंग है वो कौन सी है, जो नीचे वाली नंबरिंग है, ये वाली मेरी वैलिड रहेगी। इसको आप चाहे तो रब कर सकते हैं, इसकी कोई नीड ज्यादा नहीं है हमको। अब जल्दी से पहले मेन कार्बन चेन जो है, इसमें कार्बन गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो 7 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेप्टेन लिखते हैं आप इसको। चलिए हेप्टेन लिख देते हैं सर, ठीक है, हेप्टेन आपने लिख दिया। अब इन ब्रांचेस का भी कुछ करना होगा, ब्रांचेस कितने पर है, 3 और 4 पर, तो इसको लिखेंगे 3,4। एक जो एक CH3 होता है ये, इसको आप बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर C2H5 होता तो आप बोलते इथाइल। तो अब ये एक मिथाइल है और एक मिथाइल ये है, एक 3 पर मिथाइल है, एक 4 पर मिथाइल है, तो 3,4 डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल, ठीक है। 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये हो गया नाम आपका, ठीक है ना। ये जो है आपके कंपाउंड्स हुए चारों, इस तरह से आपने नेमिंग करनी है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है वो आते हैं, अक्सर आते हैं। तो पढ़ाई का शेड्यूल तो आप लोगों का पूरा टाइट हो रखा होगा, है ना, तो दिन रात पढ़ रहे होंगे, और फोन भी चलाना बंद कर दिया होगा पेरेंट्स के सामने, है ना। पेरेंट्स के सामने तो कर ही दिया होगा चलाना, वैसे तो चलाते हैं चुप चुप के चोरी चोरी, लेकिन पेरेंट्स के सामने तो नहीं चलाते। ठीक है, नेम द इंडस्ट्रियल, क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू चेंज unsaturated fats into saturated ones एंड एक आपने क्या करना है, इसकी रिएक्शन भी देनी है, नाम तो बताना ही है, रिएक्शन भी देनी है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं नाम क्या है इसका, इस रिएक्शन को आप बोलते हैं, 2 3 नाम है इसके, मैं बता देता हूं आपको। सैचुरेट कर रहे हो आप तो सैचुरेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल देंगे, अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एक काम और होता है, रिडक्शन। आपको पता है कि अगर आप किसी चीज में क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे या ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी रिएक्शन है वो ऐसी है कुछ, कि ये आपका कोई कंपाउंड होगा लाइक दिस, ये आर आर जो है ये आपके कुछ भी बड़े कंपाउंड हो सकते हैं जो कि जुड़े हुए होंगे, कुछ भी कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं जो चेन से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो आपने इसमें करना क्या है, निकिल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 को ऐड कराना है इसके साथ में। इससे होगा क्या, जो आपका ये डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये R जो है आपके, ये तो एज इट इज रहने ही है, जो कंपाउंड थे वो तो रहने ही है, लेकिन ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी कार्बन पर बनेगी इस वाले पर, और एक बनेगी इस पर, और इन दोनों को ऑक्यूपाई कर लेंगे जो आपके हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस पर एक इस पर। क्योंकि हर कंपाउंड जो है आपका, हर कंपाउंड की टेंडेंसी रहती है कि मैं जितना ज्यादा स्टेबल हो सकूं, तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेंगे, जो आपका जो बॉन्डिंग है वो क्या कर लेंगे, सैचुरेटेड कर लेंगे, ठीक है, सैचुरेट हो जाएंगे वो। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ कंप्लीट। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए फिर देखते हैं क्या बोला है इसने, देखते हैं। असर्शन में बोला है कि ये जो है आपके सभी क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। तो होमोलोगस सीरीज आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है, एक सीरीज जिसकी फैमिली क्या हो, सेम हो, और एक CH2 का डिफरेंस मिले आपको हर कंपाउंड के अंदर। तो यहां से अगर मैं देखूं CH3OH से CH3OH ये रहा, तो एक डिफरेंस मिला मेरे को एक CH2 का। इसके बाद इससे मैं अगला देखता हूं, तो CH3 CH2OH ये रहा, इसके जैसा एक डिफरेंस मिला मेरे को एक CH2 को। तो इन्हीं को आप क्या कहते हैं, आप इन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो यानी कि होमोलोगस सीरीज है, असर्शन आपका राइट है। रीजन की बात करते हैं, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
और उनमें डिफरेंस कितने का हो, एक CH2 का हो, उसको आप क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो बिल्कुल सही बात कही है सर, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसको आप ऑप्शन नंबर ए कहते हैं एजर्शन रीजन के अंदर। एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, है ना, 8 हो गया ये। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें जो है थोड़ा सा हल्का सा अभी तक जो आपने पढ़े हैं उससे डिफरेंट और हल्का सा लेंथी क्वेश्चन। शॉर्ट नोट ऑन इथेनोइक एसिड। जो ये कुछ कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शॉर्ट नोट लिखना है आपने इथेनोइक एसिड के ऊपर। शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं उसकी, सबसे पहले जो आप लिखोगे इथेनोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, और इसका केमिकल फॉर्मूला दैट इज आपका CH3COOH, है ना, COOH, CH3COOH। ये वो आपका एसिटिक एसिड। इसका नाम दूसरा लिख दिया आपने, ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला लिख देना है। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो ये वीक एसिड है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि जो विनेगर होता है सिरका, उसके अंदर इसको कंज्यूम भी करते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक वीक एसिड है, क्योंकि इसको कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है MP कितना है, मध्य प्रदेश कितना है इसका, 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद जो है मेन कंपोनेंट है विनेगर का, मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर, जो विनेगर बनता है उसका मेन कंपोनेंट है सर। और कुछ बचता है, हाँ और कुछ एक आप कह सकते हैं कि यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है पिकल्स के अंदर, जो अचार डलते हैं उनके अंदर, ठीक है। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल देता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्योंकि ये एसिड है, तो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और आपको क्या मिलेगा, वाटर, और जो है क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा। तो ये है आपका CH3COOH एसिड प्लस बेस करा दिया NaOH, ओके। तो एक तो सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3COONa। इसमें से आपने करना क्या है, ये H निकालना है और यहाँ से OH निकालना है, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो इसके अंदर से क्या होगा, पानी आपने अलग कर देना है, ये OH और H यहाँ से निकाल देना है। तो CH3COO बचेगा और यहाँ से Na बचेगा, ये यहाँ लिख दिया, और प्लस में आ गया आपका H2O, ठीक है। ये हुई आपकी पहली रिएक्शन, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद दूसरा, दूसरा मैं बात करूं तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। ये एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि किसकी हेल्प से बनते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक नहीं मतलब कोई सा भी एसिड आप यूज कर सकते हैं, एक एसिड और एक जो है आपका किसकी, जो आपका एल्कोहल होगा, उन दोनों को मिलाकर बनते हैं एस्टर्स। इनको यूज करते हैं स्मेलिंग के लिए, जो बिस्किट्स वगैरह हैं उनके अंदर। तो इसका क्या होगा रिएक्शन, CH3COOH प्लस C2H5OH के साथ अगर मैं कराता हूं इसको, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो इसमें भी क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, इसमें भी पानी निकालना है। तो यानी कि HEA और OHEA अलग कर देने हैं, ठीक है। तो ये H2O मैं अभी से अलग लिख देता हूं, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा वो यहाँ लिख देता हूँ, CH3COO और C2H5, CH3COO और C2H5, ये बन गया आपका रिएक्शन, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन हुई। थर्ड की बात कर लेते हैं। एक रिएक्शन आप कुछ और लिख देना, जैसे कि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आप लिख सकते हैं। अब कार्बोनेट जो है ये भी क्या होते हैं, आपके बेसिक कंपाउंड्स होते हैं ना, क्योंकि ये भी बेसिक कंपाउंड है, तो एसिड के साथ क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है, CO2 भी होती है इसमें। तो वो CO2 जो है आपको बाहर मिल जाएगी एक्स्ट्रा, जो है CH3COOH को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ, Na2CO3 के साथ करा दूं, ठीक है, Na2CO3 या NaHCO3 के साथ किसी के भी साथ करा देते हैं। तो मेरे को जो मिलेंगे प्रोडक्ट्स वो क्या क्या मिलेंगे, अगेन सोल्ट वही मिलेगा, CH3COONA
प्लस में मिलेगा H2O और प्लस में मिलेगा CO2। ठीक है, बोर्ड ही भर गया इस बार तो पूरा। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका इथेनोइक एसिड के ऊपर शॉर्ट नोट, ये कवर हो गया आपका। इसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। डिस्क्राइब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप क्लीनिंग कैसे करती है ये आपने मेरे को बता देना है जल्दी से। तो जल्दी से कैसे बताएंगे, पहले तो अगर सोप बोल दिया है तो सोप बताते हैं कि सोप है क्या। तो सोप क्या है, सोप क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं किसके, ऑफ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। सोडियम या पोटेशियम के सोल्ट के जो है क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स। एग्जाम्पल आपने लिखना है, अगर तो लिख सकते हैं आप, मेंशन कर सकते हैं चाहे तो C17H35COO है ना, ये आप मेंशन कर सकते हैं चाहे तो। अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो लिख दीजिए। इसके बाद मेन जो है इसके अंदर जो इसका क्लीनिंग एक्शन है वो किस चीज की वजह से मिलता है देखने के लिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। ये जो मिसेल स्ट्रक्चर होता है आपका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सर, ये ऐसा समथिंग लाइक दिस, वेरी सिमिलर टू दिस आई वुड से, है ना, ऐसा ही होता है ना। ऐसा ऐसा नहीं लग रहा जैसे बचपन में हम ड्राइंग बना देते थे किस चीज की, सूरज की, जो झोपड़ी वाली एक ड्राइंग होती थी ना जो हर बच्चे ने अपने बचपन में बनाई हुई है, तो उसमें जब हम सूरज बनाते थे तो वो ऐसा ही सूरज होता था, है ना, उससे ऐसे किरणें निकालते थे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम अपना मिसाइल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारा तो क्या है, काम हो गया इससे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको आप मिसाइल बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो आपका COO Na है ना, ये COO Na टोटल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है आपका ये Na पॉजिटिव और एक है COO नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव जो है, ये Na पॉजिटिव एंड जो है इसको मैं बोलता हूँ हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब लविंग। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब लविंग। तो ये क्या है, पानी से लविंग है, वाटर लविंग है, यानी कि पानी के साथ रहता है, पानी के साथ बिल्कुल चिपक कर रहता है, समझे। तो ये क्या करेगा, पानी के साथ रहेगा। जबकि जो मेरा COO है इसको मैं बोलता हूँ हाइड्रोफोबिक एंड। क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब फोबिया मतलब डरने वाला। तो ये पानी से डरता है, ये दूर दूर रहता है, भैया नहीं नहाना मेरे को पानी के साथ नहीं रहना। ठीक है, तो ये COO है जो आपका जो है। तो अभी आपको अब देखो ये वाला जो है, ये वाला जो एंड है ये किसके अंदर है, ये पानी के अंदर है पूरा कंपाउंड। तो ये जो एंड है ये किसके साथ है, ये Na पॉजिटिव है सारे, ये Na पॉजिटिव जो है किसके साथ है, पानी के साथ है। जबकि इधर जो है ये COO है, ये पानी से दूर है और किसके पास है, पानी। जब आप कपड़े धो रहे हैं तो पानी में, कपड़े के अलावा मतलब पानी के अलावा और क्या है वहां पर है कपड़े के अंदर मैल, डर्ट। तो ये क्या है, आपका डर्ट का पार्टिकल है। तो उस डर्ट के पार्टिकल के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। Na जो है वो पानी को नहीं छोड़ेगा और COO जो है ये पानी से डरता है तो ये मैल को नहीं छोड़ेगा, ये मैल के साथ कंपाउंड बना लेगा। और इसी कसाकसी में क्या होगा कि जब आप उसको पानी के साथ धोएंगे, जो झाग है आपके, जो साबुन है, उसको जब पानी के साथ धोएंगे तो ये डर्ट जो है सारा ये निकल जाएगा पानी के साथ में, ठीक है ना, तो कपड़ा साफ रह जाएगा। तो इसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। और यही है आपका जो क्लीनिंग एक्शन है सोप का, मेनली यही है। तो आई होप इसको आप डिस्क्राइब कर देंगे अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ही मेन होती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी गई है, क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो आप इसको जो है आसानी से कर लेंगे। अगर जो भी आपके साथ में जो आपके क्लासमेट्स हैं जिन्होंने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, तो उनको ये सीरीज जरूर रेफर करें, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। और बोर्ड में भी आपको इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है और सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो नोट्स जो है आपको स्टडी सेज के टेलीग्राम चैनल पर अभी तक के आई थिंक 8 से 10 चैप्टर के नोट आपको वहां पर क्लीन बिल्कुल नीट मिल जाएंगे अच्छे से, और काफी शॉर्ट नोट है तो आपके रिवीजन में भी वो हेल्प करेंगे। थैंक यू।